हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 19 अक्टूबर 2025 और आज डे है सैटरडे। हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा ये सेशन रहता है डेली न्यूज़ एनालिसिस का। यहाँ पर हम यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं उनको हम अच्छे से कवर करते हैं। इसमें हमारे जो सब्जेक्ट रहते हैं ये मेजर सब्जेक्ट होते हैं 5। इसमें पॉलिटी आई है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकॉनमी, साइंस एंड टेक, जियोग्राफी यानी इन्वायरमेंट। तो ये सब हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको क्लास के एंड में यानी कि सेशन के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलता है, जिसमें आपका जो कल का क्वेश्चन था वो क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ की फोकस एरिया ऑफ द ब्रिक्स 2025 समिट। तो कल हमने बात की थी ब्रिक्स समिट पर, जहाँ पर हमने एक एडिटोरियल किया था। चीन और जो भारत है वो दोनों कैसे एक दूसरे के सहयोग से पूरे विश्व के शासन को नेतृत्व कर सकते हैं। उसमें हमने ब्रिक्स की बात की थी जो अभी 2025 में जो एक सेशन हुआ था, इसका समिट हुआ था। तो इसका मेन फोकस एरिया क्या था, यानी कि इसका मेन अगर हम देखें लक्ष्य है, मोटिव क्या था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि पूरे विश्व के शासन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ नेतृत्व करना। तो हमारी जो आज की न्यूज़ है, सबसे पहले न्यूज़ आ रही है हमारी जीएसटी के रिफॉर्म्स को लेकर। जब हमने देखा था कि जीएसटी के जो रिफॉर्म्स हुए थे सितंबर में, तो उसके बाद अब जो है मंथली एक रिपोर्ट ली जा रही है सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, सभी जगह से, कि उस जीएसटी कम होने के आखिर लाभ क्या हुए, फ़ायदा क्या हुआ है। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बताया जा रहा है कि जो 2 पहिया वाहन थे और उसके साथ ही जो 4 पहिया वाहन है और जो टेलीविज़न सेट के जो उपभोक्ता है, यानी कि टिकाऊ वस्तुएं होती है जो डेली यूज़ पर रहती है, यानी कि 54 आइटम्स ऐसे दर्ज किए गए हैं जिसमें डेली यूज़ के आइटम्स हैं, उनमें फ़ायदा बताया जा रहा है कि उनमें जीएसटी की जो कटौती हुई है, तो उससे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको बहुत लाभ हुआ है इस चीज़ को लेकर। तो जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने क्या कहा है कि जीएसटी जो बचत उत्सव है, ये अभी जो एक फंक्शन, एक तरह से प्रोग्राम हुआ था, आयोजित किया गया था। उन्होंने क्या चीज़ कही है कि 22 सितंबर से हम सभी वस्तुओं के बारे में क्षेत्रीय टीमों से बातचीत कर रहे हैं और उसके साथ ही मतलब बातचीत करके जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें से हम 54 वस्तुओं की निगरानी कर रहे हैं, यानी कि 54 डेली यूज़ की ऐसी वस्तुएं जिनकी निगरानी की। और जहां पर उन्होंने कहा हम ये चीज़ को इंश्योर करना चाहते हैं कि जो लाभ है, यानी कि जीएसटी का लाभ है, टैक्स लाभ जो उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है। एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जिनमें कर लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा है। उनके ये वर्डिंग है कि उन्होंने ये चीज़ कही है कि लाभ बहुत सारा जो उपभोक्ता है यानी कि कंज्यूमर्स हैं उन पर भी इतना सारा लाभ हो रहा है। अब देखिए ये 22 सितंबर को ये जो एक किया गया था, मतलब कि ये जीएसटी रिफॉर्म्स हुए थे, उसमें यानी कि जीएसटी को फिर से उसको रिवाइज करके एक जो स्लैब्स बनाई गई थी। पहले स्लैब्स 4 तरह की स्लैब होती थी जीएसटी में, लेकिन अब सिर्फ 2 तरह की है जिसमें 5% और 18% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही कुछ और वस्तुओं के लिए 40% जीएसटी लागू किया गया। ये जो और वस्तुएं जिसमें तंबाकू वगैरह जो आते हैं, ऐसी वस्तुओं के लिए, लग्जरी वस्तुओं के लिए ये सब किया गया। तो वित्त मंत्री ने नवरात्रि के 9 दिनों का जिक्र भी किया है इसमें। उन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़ में, तो उन्होंने कहा है कि इन 9 दिनों में जो खरीद बिक्री की बहुत ज़्यादा जो भीड़ है वो बढ़ रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा खरीद हुई और बिक्री हुई। तो इससे क्या हुआ, ये 9 दिन जो है दशहरा के साथ ख़त्म हुए, तो दशहरे तक उन्होंने ये रिपोर्ट दर्ज की है, यानी कि पूरी निगरानी रखी गई है कि ये जो नवरात्रि के दिन थे इन दिनों में जीएसटी को कम करने की वजह से बहुत सारा फ़ायदा हुआ है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको भी और जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी। इसके साथ ही जो टिकाऊ उपभोक्ता होते हैं, तो उनको जो मतलब उनके जो वस्तुओं के जो डीलर है उन्होंने पहले ही दिन यानी कि 22 सितंबर को ही उन्होंने कहा है कि जो बिक्री है वो दुगनी हो गई है, यानी कि मतलब दुगनी चीज़ें बिकनी शुरू हो गई हैं। तो अब ये एक तरह से अचीवमेंट बताई जा रही है कि जो अभी इसमें जो रिफॉर्म किया गया उसके बाद से ये ऐसी अचीवमेंट्स मिली हैं। अब देखिए इसमें क्या है
जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी के, जो अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने क्या चीज़ कही है कि जो मांग यानी कि डिमांड में वृद्धि के कारण जो टेलीविज़न की बिक्री है, यानी कि टेलीविज़न की जो सेल है वो बढ़ी है। ये हमारी डेली यूज़ की वस्तुओं में आता है। और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है उसमें भी दोहरे अंकों की वृद्धि यानी कि दुगनी से भी ज़्यादा वृद्धि कई बार देखी गई है। इसके साथ ही केंद्रीय जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, उन्होंने क्या चीज़ कही है, उन्होंने कहा है कि जीएसटी जो सुधार हुए और इस साल जो 1 फरवरी को अभी आयकर जो हुई थी उसमें घोषित बड़ी राहत मिली है लोगों को, तो बचत को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक बहुत ही अच्छा कदम ये उठाया गया। उन्होंने ये चीज़ कही है कि इसमें मतलब कि एक अच्छा कदम है, लोगों की आमदनी बढ़ सकती है, इससे उनकी जो इनकम है वो बढ़ेगी, तो वो सेविंग ज़्यादा कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि भारत की जो इकॉनमी जीडीपी वगैरह उसमें वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके साथ ही जब बुनियादी ढांचे का जो विकास हुआ उसके साथ ही जो डेली यूज़ की वस्तुएं हैं तो उनको और ज़्यादा अधिक जब सस्ती हो जाती है तो उनकी डिमांड और जो सप्लाई है वो दोनों ही अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ाने में मदद मिलती है। तो जिससे भारत जो है दुनिया में तेज़ी से एक मतलब तेज़ी से बढ़ने वाला देश भी बन जाता है। तो ये चीज़ सभी उन्होंने ये मतलब अपने बयान में उन सभी ने कहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुख्य पॉइंट्स यही हैं जो हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि उपभोक्ता को फ़ायदे क्या क्या हुए हैं, तो सबसे पहले तो कीमतों में कमी हुई जीएसटी रिफॉर्म्स के कारण, जिसमें दाल, तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, मक्खन, घी, पनीर, टमाटो केचप जैसी जो 50 और डेली यूज़ की वस्तुएं उनकी कीमतें घटी। कुल 375 आइटम जो है वो सस्ते हुए थे इस जीएसटी रिफॉर्म की वजह से, जिसमें एसी, टीवी, सीमेंट ये सब कुछ भी शामिल है। इसके साथ उपभोक्ता के लिए बचत यानी कि पहले जो टैक्स स्लैब थे वो 4 प्रकार के थे, 12%, 28%, 5 और 18%। अब सिर्फ इसको 2 तरह के कर दिए गए हैं, 5% और 18%, और कुछ वस्तुओं पर शून्य टैक्स भी लगाया गया है। इसके साथ ही त्योहार का अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो इससे क्या है कि खरीदारी की क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखिए इससे आर्थिक राहत भी लोगों को मिली है, जो आम जनता है, किसान है, इसके साथ ही एसएसएमई जो होते हैं एमएसएमई यानी कि जो भी लघु एंड घरेलू उद्योग है और जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको राहत मिली है, जिससे प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये उनको एक दिवाली का तोहफा दिया गया है। इसके साथ ही सस्ती वस्तुओं के से क्या होता है, जीवन यापन की जो लागत है उसमें कमी आई है। पारदर्शिता निगरानी भी देखी गई है इन रिफॉर्म्स के कारण, जैसे जो निर्माता है और जो व्यापारी उन्होंने टैक्स कटौती का लाभ ग्राहकों को पहुंचाया। कि अब देखिए ग्राहकों को टैक्स में फायदा हो रहा है, टैक्स कम होने के कारण ग्राहक ज़्यादा वस्तुएं खरीद रहे हैं, उधर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा वस्तुएं बना रहा है। तो अब इससे क्या है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी होती नजर आ रही है। सरकार ने ई कॉमर्स और जो बाजार है उस पर नज़र रखी और उन्होंने ये चीज़ को इंश्योर किया है कि जो लाभ है वो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स तक पहुंचना चाहिए। इसके साथ ही जो 24 वस्तुएं हैं उन पर अपेक्षित कमी ना होने के कारण कंपनियों के साथ समन्वयित किया जा रहा है। अब देखिए जीएसटी 2.0 के मतलब कि सुधार क्या क्या। सबसे पहले तो 2 सत्रीय टैक्स की संरचना कर दी गई, 5 और 18%। इसके अलावा 40% भी लागू किया गया, लेकिन ये डेली यूज़ की वस्तुओं पर नहीं है, ये सिर्फ कुछ वस्तुओं पर जिसमें तंबाकू वगैरह आता है या फिर लग्जरी गुड्स आती हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट में सुधार हुआ है, जो टैक्स क्रेडिट की प्रक्रिया उसको और आसान किया गया, जिससे जो व्यवसाय यानी कि बड़े बड़े बिजनेस हैं उनको टैक्स क्रेडिट का लाभ लेना आसान हो चुका है। अब देखिए टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जैसे कोई मान लीजिए किसी एक कंपनी ने या फिर किसी एक हम कह सकते हैं कोई एक बड़े मतलब उद्योग ने कोई भी वस्तुओं का एक्सपोर्ट किया है तो उस पर उनको टैक्स लगता था। अब उस टैक्स की अब उन्हें सब्सिडी मिलने भी लग गई है, मतलब मिलती है सब्सिडी पहले से ही, अब उनको थोड़ा टैक्स क्रेडिट में आसानी हो चुकी है। यानी कि उनके जो भी टैक्स लेते हैं, है ना, मेनली यही बात है कि जो टैक्स लेते हैं उनको आसानी से टैक्स मिलना शुरू हो गया। आईटीसी के जो दुरुपयोग है उसको रोकने के लिए सख्त निगरानी डिजिटल सत्यापन प्रणाली लागू की गई है। इसके साथ ही जो डिजिटल और स्वचालित प्रणाली लागू हुई है, अभी जीएसटी जो पोर्टल है उसको फिर से अपग्रेड कर दिया गया है, जिसमें रिटर्न फाइलिंग यानी कि आरटीआई जो लोग भरते हैं उसके साथ ही भुगतान और जो अनुपालन प्रक्रिया उसको स्वचालित किया गया, यानी कि डिजिटली तरीके से अब सारा कुछ और ज़्यादा पारदर्शी तरीके से किया गया। फेसलेस असेसमेंट और जो इनवॉइसिंग जो है, यानी कि आपको पता होगा जब हम कोई
भी चीज़ खरीदते हैं, यानी कि कोई भी हम महंगी या ऑनलाइन कुछ भी चीज़ लेते तो उसमें इनवॉइस मिलता है, यानी कि हर जगह पर वो होता है जीएसटी के साथ, जो मतलब पूरा उनमें डेटा दे कि आपको कितने % टैक्स लगा, आपकी वस्तु कितने की है, आपको कितनी छूट मिली, डिस्काउंट कितना, तो वो सब कुछ अब पारदर्शी तरीके से किया गया। इसमें रिटर्न फाइलिंग में भी आसान हुआ है, जिसमें छोटे जो लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है, उनके लिए तिमाही रिटर्न फाइलिंग की सुविधा को और आसान बनाया गया, यानी कि 3 महीने में उन्हें जो रिटर्न मिलता था आरटीआई वो भरते थे, अब उसको और आसान बना दिया गया। जीएसटी रिटर्न के फॉर्म जैसे जीएसटी R1 एंड जीएसटी R3B को सरल करके कागजी कार्यवाही का बोझ कम कर दिया गया, यानी कि अब ये पहले ये सब कुछ आरटीआई कागजों के द्वारा होती थी, लेकिन अब इसको कम करके आसान कर दिया गया। इसके साथ निर्यात और जो एमएसएमई के लिए राहत मिली है। जो निर्यात होते हैं उनके लिए रिफंड की प्रक्रिया, यानी कि उन्हें रिफंड मिलता था, उसको तेज, आसान, सरल किया गया, जिससे जो कार्यशील पूंजी है उसकी उपलब्धता बढ़ चुकी है। सक्षम लघु मध्यम उद्योग के लिए जो अनुपालन की आवश्यकता है उसको कम किया गया, विशेष छूट भी दी गई है। कर चोरी पर अंकुश लगा, यानी कि जो फर्जी बिलिंग होती थी या फिर टैक्स चोरी रोकने के लिए डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बढ़ गया है। यानी कि ऐसा होता था किसी भी शॉप पर अगर आप कोई सामान लेते तो वो हो सकता है वो आपको गलत ऐसे फेक बिल बनाकर दिखा दे कि आपको इतना जीएसटी लगा है, क्योंकि आम जनता को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती जीएसटी के बारे में। तो इसी तरह से मतलब कि अब इस चीज़ को ऑनलाइन करके मतलब इसका एनालिसिस करने की एक प्रक्रिया को लागू कर दिया गया। ई वे बिल सिस्टम को और मजबूत किया गया ताकि जो माल की आवाजाही है उस पर नज़र रखी जा सके। तो इसी तरह जीएसटी में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा रिफॉर्म हुए हैं। तो लोगों को बहुत फ़ायदा। इसके साथ ही उपभोक्ता केंद्रित नीतियां अपनाई गई हैं, जो उपभोक्ता उनको जागरूक करने के लिए, उनकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए टैक्स दर जो है और जो लाभ की जानकारी सार्वजनिक करने पर ध्यान दिया गया कि अब सभी लोगों को इस चीज़ की जानकारी सार्वजनिक तरीके से दी जाए। बाजार और जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनकी निगरानी के लिए 21 केंद्रीय जीएसटी क्षेत्र में मासिक रिपोर्टिंग शुरू की गई है कि 21 केंद्र ऐसे हैं जीएसटी के जहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि आप हमें मंथली रिपोर्ट देंगे, क्या मतलब स्कोप चल रहा है जीएसटी का। इसके साथ ही क्षेत्रीय सामाजिक समावेशन, जो गांव और जो छोटे शहर है वहां पर जीएसटी को आसान बनाने के लिए वहां की स्थानीय भाषा में सहायता केंद्र स्थापित करने की शुरुआत की जा रही है, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सामाजिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए जो जरूरी वस्तुएं जिसमें खाद्य पदार्थ या फिर दवाइयां हैं उन पर विशेष छूट दी गई है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बना है। यहाँ पर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करने से के सबसे संभावित लाभ क्या है। सबसे पहला, यह कई प्राधिकरणों द्वारा एकत्रित कई करों को बदल देगा। दूसरा, यह भारत की अर्थव्यवस्था के विकास और आकार को बहुत अधिक बढ़ा देगा और निकट भविष्य में चीन को पीछे छोड़ने में सक्षम करेगा। तीसरा, यह एकल बाजार बनाएगा। तो इसमें कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं जीएसटी के संदर्भ में। तो इसमें सिर्फ पहला और तीसरा ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये चीन को पीछे छोड़ देगा। वो तो हमारी मतलब कि एक तरह से हमारी जो आर्थिक या फिर अगर हम देखें हमारी जो आत्मनिर्भरता उस पर डिपेंड करता है कि हम कितना चीन पर डिपेंड है कितना नहीं। तो इसमें चीन का ऐसे कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये क्या है कि कई जो प्राधिकरण होते हैं उनके द्वारा जो दर अलग अलग मतलब पहले टैक्स लिया जाता था, अब सिर्फ एक ही जगह आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद ये एकल बाजार बनाएगा, यानी कि सिर्फ एक मार्केट बनाने में ही ये सक्षम होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो नेटवर्क है जीएसटीएन एक गैर लाभकारी संगठन है जो जीएसटी कार्यान्वयन के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है। तो जीएसटी काउंसिल में जो राज्य सरकार है उनको प्रतिनिधित्व है। तो राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व है या नहीं, इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अब देखिए हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये क्या आ रही है कि जो पाकिस्तान है उसको एक तरह से वार्निंग दी जा रही है। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह उन्होंने कहा है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है अब उसकी निगरानी में यानी कि उसकी पहुंच में पाकिस्तान का हर एक इंच आ चुका है। यानी कि उन्होंने ये चीज़ कही है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है रक्षा निर्माण क्षेत्र में भारत की जो स्वदेशी ताकत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इसका एक प्रतीक है। और पाकिस्तान का हर एक इंच जो है वो अब भारत की पहुंच में आ चुका है। इसके साथ ही उन्होंने उनके साथ जो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में भी जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड की जो लखनऊ यूनिट है
उसमें जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके पहले बैच को उन्होंने कमीशन कर दिया है, तो उसके साथ ही ये बयान आया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है कि मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि जो लखनऊ में अत्याधुनिक ब्रह्मोस बूस्टर भवन है उसका उद्घाटन किया जा रहा है, यानी कि वहाँ पर जो यूनिट है वहाँ पर जो ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट है वहाँ पर उसका रख रखाव, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की जो आत्मनिर्भरता का क्षेत्र है उसमें एक तरह से रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर ये साबित हो रहा है। इसके साथ ही आर्थिक विकास होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ग्रोथ बढ़ेगी। तो इसी तरह मई 2025 में जो 380 करोड़ रुपए की लागत से ये उद्घाटन किए जाने वाले ये लखनऊ सुविधा की सराहना की। उन्होंने कहा है कि हर साल लगभग 100 मिसाइलों का ये उत्पादन करेगा जो ब्रह्मोस मिसाइल होंगी। सेना इसमें नेवी, आर्मी, एयरफोर्स इन सभी का जो 3000 करोड़ का कारोबार है और 500 रुपए करोड़ का जो जीएसटी राजस्व है ये उत्पन्न कर रहे हैं। इसके साथ ही जो मिसाइल की सुपरसोनिक गति है, इसकी सटीकता, पारंपरिक जो आयुध है उनके साथ ये लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता पर ध्यान दिया। उन्होंने बहुत सारी विशेषताएं बताई हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने कहा है कि मिसाइल ने अपनी तकनीकी क्षमता साबित की है, यानी कि इसको यूज़ किया गया था तो उसके बारे में कहा। इसके साथ ही वो क्या कहते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के साथ जो नवीनतम अनुबंध है, यानी कि अभी न्यू कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो साइन हो रहे हैं लगभग 4000 करोड़ रुपए के, जो भारत का जो पूरे विश्व में जो रक्षा क्षेत्र है उसको मजबूत बनाने में सहायता करेगा। इसके साथ ही श्री आदित्यनाथ क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत जो है अब एक वास्तविकता आकार ले रहा है, यानी कि पहले सिर्फ आत्मनिर्भर एक तरह से एक वाक्य था, यानी कि एक तरह से सपना था, लेकिन अब उस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। एक पूरी तरह से अब ये सच होने जैसा है। भारत अब अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता के लिए पूरे विश्व का जो मंच है उस पर आत्मविश्वास से खड़ा है, यानी कि भारत भी ये चाहता है कि हम अपने रक्षा यानी कि डिफेंस क्षेत्र में किसी पर डिपेंड ना रहे, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि भारत जो है कहीं ना कहीं किसी भी कोई भी देश ऐसा नहीं है जो भारत का पूरी तरह से सच्चे मित्र की तरह काम करे। हर कोई देश हम देख रहे हैं आज के समय पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है, उसके साथ ही चीन जो है वो अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। हालांकि रशिया भारत का दोस्त है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अगर बात आई प्रायोरिटी की तो जो रशिया है वो पहले चीन को प्रायोरिटी देगा। तो इसी तरह इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब भारत जो है रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने वाला है। तो अब ये जो कार्यक्रम हुआ लखनऊ का जो ब्रह्मोस एरोस्पेस सेंटर है वहाँ पर ये इनॉग्रेशन के समय हुआ और उसमें जो यूपी के मुख्यमंत्री भी थे, क्योंकि ये यूपी में ही हुआ है लखनऊ में। इसके साथ उन्होंने एक चेतावनी दी है राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को। वो कहते हैं कि जीत अब हमारी आदत बन गई है, हम हर प्रकार से जीतने वाले हैं, हमारे दुश्मन हमसे नहीं बच पाएंगे, यानी कि ब्रह्मोस से नहीं बच पाएंगे। पाकिस्तान की हर एक जो इंच ज़मीन है अब हमारी पहुँच में हो चुकी है। अब देखिए इस बयान पर पाकिस्तान का कोई ना कोई तो मतलब रिएक्शन आएगा। अगर हम ब्रह्मोस के बारे में देखें, ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, तो एक सुपरसोनिक ये क्रूज मिसाइल है जो भारत और रूस के संयुक्त उद्यम के साथ इसको विकसित किया गया, यानी कि रूस ने भी इसमें सहयोग दिया। इसका नाम भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है और रूस की जो मॉस्कवा नदी है उस पर रखा गया है। मॉस्कवा और ब्रह्मपुत्र को मिलाकर ब्रह्मोस रखा गया। यह विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है और भारत की रक्षा क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी जो गति है ये ब्रह्मोस की गति 2.8 से लेकर 3.5 मैक यानी कि ध्वनि की गति से भी इतने गुना तेज है और जो इसे और ज़्यादा प्रभावी बचाव के लिए मुश्किल बनाती है। इसकी रेंज कितनी है? 290 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक ये जा सकती है। प्रकार क्या है? ये एक बहुउद्देशीय मिसाइल है जिसमें जमीन, जो समुद्र, जमीन, हवा से लॉन्च की जा सकती हर तरह से, और लैंड लॉन्च यानी कि ये थल सेना के लिए, सी में नौसेना के लिए, और एयर लॉन्च है सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों से इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता क्या है? तो 200 से लेकर 300 किलोग्राम विस्फोटक ये ले जा सकती है, जो कि पारंपरिक परमाणु दोनों तरह के वॉर हेड्स को सपोर्ट करती है। इसके साथ ब्रह्मोस की जो सटीकता है, प्रिसीजन है, काफ़ी ज़्यादा अधिक है, जिससे जो सर्जिकल स्ट्राइक या फिर महत्वपूर्ण लक्ष्य को भी नष्ट किया जा सकता है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? ब्रह्मोस का DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रूस की जो NPO जो मशीनो स्टोरियाना है
उन्होंने मिलकर, दोनों कंपनी से मिलकर इसका निर्माण किया है। अब इसका उपयोग और महत्व क्यों बढ़ जाता है? सबसे पहले तो सैन्य उपयोग, ये हर प्रकार से लॉन्च हो सकती है। थल सेना, नौसेना, वायुसेना यूज़ कर सकते, इसको तैनात किया गया। और दुश्मन के जो जहाज, बंकर हैं या फिर कमांड सेंटर है, उन लक्ष्यों को नष्ट करने में से सक्षम है। आत्मनिर्भरता, लखनऊ में अब इसका एक यूनिट शुरू हो चुका है, तो भारत इसका स्वदेशी उत्पादन बढ़ा रहा है लगातार। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निर्यात जो हो सकता है, ब्रह्मोस का निर्यात कुछ मित्र देश जिसमें फिलीपींस, उनको भी किया जा रहा है। तो हाल ही में 4,000 करोड़ रुपए का जो निर्यात का सौदा किया गया है। इसके साथ ही रणनीतिक महत्व, स्ट्रेटेजिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि जो ब्रह्मोस की रेंज है, जो ताकत है, इस प्रकार की कि पाकिस्तान जैसे जो पड़ोसी देश है, हमारे दुश्मन देश हैं, उनके लिए हर हिस्से को, यानी कि उनके हर एक, जो पाकिस्तान का अगर हम मैप देखें तो उनके हर एक बिंदु को टारगेट कर सकती है, जिससे भारत की जो रणनीतिक ताकत है ये प्रतीक दिखता है। अब इसका एक उन्नत संस्करण यानी कि न्यू एडिशन क्या है? ब्रह्मोस ER यानी कि एक्सटेंडेड रेंज, जिसकी रेंज जो है वो बढ़ा दी गई है 500 से लेकर 800 किलोमीटर की रेंज तक। ब्रह्मोस 2 जो हाइपरसोनिक है, इसका विकास के चरण में अभी चल रही है, हालांकि अभी इसको डिप्लॉय नहीं किया गया है, जो कि 5 मैक से भी ज़्यादा गति वाली होगी। इसके साथ ही एयर लॉन्च वर्जन होगा, जो सुखोई 30 MKI जो फाइटर जेट है, इससे लॉन्च के लिए अनुकूलित, जिसका सफल 2017 में मतलब परीक्षण हो चुका है। आर्थिक और सामरिक महत्व क्या है? रोजगार मिलेगा। अगर ये लखनऊ की यूनिट लगेगी, मतलब होती है, तो वहाँ पर उत्पादन बढ़ने के लिए लोगों की ज़रूरत होगी, मजदूरों की, कर्मचारियों की, तो इससे रोजगार बढ़ने के मौके ज़्यादा होंगे। इसके साथ ही अगला साल जो वित्तीय वर्ष होगा, इसका टर्नओवर 10,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। रणनीतिक संदेश कैसे? ब्रह्मोस की जो ताकत है, इसकी रेंज है, भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा उसको मजबूत करती, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं हर जगह पूरे वर्ल्ड में युद्ध चल रहा है, तो भारत को भी ऐसी सिचुएशन में खुद आत्मनिर्भर यानी कि इंडिपेंडेंट रहना होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान, चीन जैसे जो पड़ोसी देश है, उनके साथ मुकाबला करने में भी भारत जो है वो लगातार सक्षम होता जा रहा है। हालांकि धीरे धीरे होगा, लेकिन फिर भी भारत अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत बना सकें। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बन सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स कैन लॉन्च द ब्रह्मोस मिसाइल? कौन कौन से प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा सकता है? बेसिकली बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लैंड, सी एंड एयर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। जमीन, हवा और पानी, तीनों से इसको लॉन्च कर सकते हैं। व्हाट इज द ऑपरेशनल रेंज ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल इन इट्स स्टैंडर्ड वर्जन जो होगा उसका, यानी कि जो पहले वाला इसका जो वर्जन है उसकी रेंज कितनी है? 290 से लेकर 500 किलोमीटर तक इस मिसाइल की रेंज रहेगी। इसके साथ ही विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट्स विद इंडियाज DRDO फॉर द ब्रह्मोस मिसाइल, यानी कि DRDO के साथ मिलकर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कोलैब करके इस मिसाइल को बना रही है? तो ये है NPO मशीनोस्ट्रोयेनिया, ये रशिया की एक कंपनी है, तो उसके द्वारा इसको कोलैब करके बनाया जा रहा है। इसके साथ ही इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि भारत जो अपने रक्षा के क्षेत्र में, ये मेंस का क्वेश्चन हो सकता है, भारत के रक्षा के क्षेत्र में जो लगातार बढ़ती आत्मनिर्भरता, उस पर आप चर्चा कीजिए। किस प्रकार भारत लगातार आत्मनिर्भर होता जा रहा है, या फिर भारत को अगर आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में बनना है तो उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं? चुनौतियों में क्या होगा? सबसे पहले जो हमारे पास तकनीक की कमी हो सकती है, हालांकि कमी हो सकती है, यानी कि उन्नत तकनीक पूरी तरह से ना हो, जैसे कि हम अभी रशिया के सहयोग से ये मिसाइल बना रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से स्वदेशी नहीं है तो स्वदेशी भारत में बनाई जाएगी, लेकिन फिर भी इसकी जो तकनीक है वो रशिया से ट्रांसफ़र की जा रही है। इसके साथ ही भारत में जो है एक तरह से टेक्निक की कमी हो सकती है। इसके साथ ही बजट का भी थोड़ा इशू हो सकता है कि भारत जो है पूरी तरह से, मतलब आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर होने के कारण ऐसे मतलब कि सिचुएशन बन सकती है। अब देखिए, अब न्यूज़ जो हमारी आ रही है ये है एक इंडियन वॉल्फ के बारे में, यानी कि भारतीय भेड़िए के बारे में। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ही जो प्राचीन भेड़िया है उसको अभी भारतीय भेड़िए की एक नई स्पीशीज बननी जा रही है, एक नई प्रजाति के रूप में उसको विकसित किया जा रहा है। या फिर अब हमें न्यूज़ ये मिल सकती है कि भारत में जो भारतीय भेड़िया उसकी एक नई प्रजाति मिल चुकी है। तो इसमें न्यूज़ क्या आ रही है? अब देखिए, जो ये है झाड़ीदार भूमि है,
और घास होता है मैदानों में एक विवेकशील करिश्माई प्रजाति ढूंढी गई है जिसका नाम क्या है, कैनिस लूपस पैलिम्स। ये देखिए, ये इसका वैज्ञानिक नाम हम मान सकते हैं कैनिस लूपस पैलिम्स। तो इसकी जनसंख्या भारत और पाकिस्तान में घटकर लगभग 3,000 रह गई है, यानी कि इसकी जो संख्या वो कम हो चुकी है। जो अगर हम देखें उत्तर राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये क्लासिफाई न्यू स्पीशीज की तरह की जा सकती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के द्वारा। अब देखिए, द इंडियन वॉल्फ वॉज फर्स्ट प्लेस्ड विद इन द उम्ब्रेला जीनियस ऑफ ग्रे वॉल्फ दैट roamed swathes of Asia. However, it has the oldest living lineage of the world's wolves. उन्होंने कहा है कि भारतीय भेड़िया जो है उसको सबसे पहले भरे भेड़िए के एक शत्रु समूह में रखा गया था। एशिया का सबसे बड़े हिस्से में इसका विचरण हुआ। हालांकि दुनिया के जो भेड़िए उसकी सबसे पुरानी जो जीवित वंशावली यही है, यानी कि आप इसका ये वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, कैनिस लूपस पैलिम्स जो है सबसे पुरानी जीवित वंशावली यही है। दुनिया के जितने भी भेड़िए उसमें पुराने में से एक प्रजाति ये है। कुत्ते को असुरक्षित रूप में भी सूचीबद्ध किया गया, जिससे इस पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है और साथ ही इसे बचाने के लिए और इसके आवास को तेजी से प्रोत्साहन करने के लिए भी इसको संरक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही भारतीय वन्यजीव संस्थान जो उन्होंने पूर्व डीन और जो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान है अकादमी के वरिष्ठ वैज्ञानिक जो हैं वहाँ के, उन्होंने क्या कहा कि जानवर को, इस तरह के जानवर को, यानी कि इस अगर हम जानवर की बात करें भेड़िए की, तो उसको कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, अब खतरे बहुत ज़्यादा है, यानी कि इस स्पीशीज में उन्होंने और क्या कहा है कि दे आर पॉइजन्ड फॉर प्रेइंग ऑन livestock. Their natural prey base in vastly depleted in the fragile habitat and the semi-arid areas they inhabit are destroyed by the highways and renewable energy projects, डॉक्टर झाला टोल्ड द हिंदू। तो द हिंदू को डॉक्टर झाला क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है कि वे जीवन के लिए खतरा बन गए। उनके प्राकृतिक शिकार की जो क्षमता है उसके नाजुक आवास में काफ़ी कमी हो चुकी है, उनका शिकार किया जा रहा है जिससे वे अर्ध शुष्क क्षेत्रों में रहते हैं और राजमार्ग और जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना है उसके कारण ये लगातार नष्ट हो रहे हैं। इसके साथ और क्या कहते हैं, अ डेन साइट आई स्टडीड इन कच्छ इज नाउ इनगल्फ्ड बाय द अडानी सोलर फर्म। उन्होंने कहा कि कच्छ में मैंने जिस डेन साइट का अध्ययन किया था वहां अब अडानी सोलर फार्म जो है उससे घिर गया, जिससे इन प्रजातियों को खतरा है। अब देखिए, भेड़ियों का उत्पीड़न बहुत ही अजीब है क्योंकि इंसानों पर हमला करने के लिए वो जाने जाते हैं। तो 2 बार उन्होंने कहा है कि ऐसा हुआ है, यानी कि इन पर जो पहली बार यानी कि उन्होंने कहा 1996 में, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1996 में पहली बार और दूसरी बार पिछले साल में यूपी में बहराइच जिले में भेड़िए का संघर्ष हुआ था। रिपोर्ट जब दर्ज की गई तो उसमें कहा कि सितंबर से अब तक जो बहराइच है उसमें 4 बच्चों समेत 6 लोग और 30 लोग घायल हो गए भेड़िए के कारण। यानी कि भेड़िए की अगर हम रिपोर्ट देखें तो वो मनुष्य पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। काफ़ी लोग आपने सुना होगा गाँव में या कहीं पर बहुत जंगलों में ऐसा कहते हैं कि भेड़िया वहाँ पर बहुत खतरनाक जानवर है। तो अब क्या है कि 2 दशकों से भी अधिक समय से इसे एक अलग प्रजाति घोषित करने की डिमांड की जा रही है कि इसको एक अलग प्रजाति माना जाए। तो अब इसमें तो अगर हम देखें इसके सर्वश्रेष्ठ मॉडल्स कौन कौन से हैं, तो भारतीय भेड़िया जो उसको पहले से ही संरक्षण अधिनियम की जो सूची यानी कि अनुसूची शेड्यूल 1 है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अंतर्गत रखा गया। इसके साथ ही जो हम यहाँ पर देखते हैं जो भेड़िए हैं बस्टर्ड एंड अदर जो डेनिजेंस ऑफ द ओपन नेचुरल इकोसिस्टम है, यानी कि जो भेड़िए बस्टर्ड और खुले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के निवासी की तरह सख्त संरक्षित क्षेत्रों की आवश्यकता नहीं रखते हैं, बल्कि वो सह अस्तित्व के साथ ही यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर को एक्सिस्टेंस के साथ सर्वोत्तम मॉडल की तरह काम करते हैं। अब देखिए, भेड़ियों को असुरक्षित श्रेणी में डालने के साथ उम्मीद है कि इसका जो संरक्षण, उसके आवास की सुरक्षा की जाए, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिया जाए और धन प्रवाहित हो सकेगा। इससे क्या होगा, आगे क्या कहते हैं डॉक्टर झाला, उन्होंने कहा है कि इस अनोखे प्राचीन भारतीय भेड़िए के लिए एक राष्ट्रीय नीति प्रबंधन करने की योजना है। यानी कि अब देखिए, इस भेड़िए को एक तरह
तरह से अब एक प्रजाति के रूप में इसको डिफाइन किया जा सकता है, यानी कि एक नई स्पीशीज की तरह इसको दर्ज किया जाएगा। जो भारतीय भेड़ है कैनिस लूपस पैलिपिस जो है भारतीय उपमहाद्वीप की घास भूमि झाड़ीदार इलाकों में रहता है, एक शर्मीला निवासी है। अब आधिकारिक रूप से एक अलग प्रजाति के रूप में मान्यता पाने वाला है। इसको पहले भी IUCN में दर्ज किया गया है। अब देखिए इसमें भारतीय भेड़ी कौन कौन से, ये जो है मध्य भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पाकिस्तान के जो शुष्क क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है। ये ग्रे वुल्फ की उप प्रजाति माना जा रहा है। एक ग्रे वुल्फ है उसकी उप स्पीशीज, लेकिन इसका आकार छोटा है, यानी कि हिमालयन वुल्फ जो होती है, हिमालय भेड़िया जो है उससे कम है और अरेबियन वुल्फ से बड़ा है। ये गर्म जलवायु में पाया जाना है और इससे पतला कोट और छोटे समूहों रहने की आदत इसे अनोखा बनाती है। ये शिकार के दौरान चुपचाप रहता है और इंसानों से दूरी बनाता है। हालांकि जो भेड़िए होते हैं वो इंसानों को मारने तक जाते हैं। इनकी जनसंख्या सिर्फ 3000 रह चुकी है। काफ़ी वल्नरेबल श्रेणी में इसको रखा गया है। इसको खतरे क्या है, आवास की हानि, यानी कि अब कृषि का विस्तार हो रहा है तो इनके रहने की जगह कम होती जा रही, लगातार शिकार किया जा रहा है और मानव वन्य जीव संघर्ष, यानी कि मनुष्य जो है जंगलों को खत्म करने में लगा है। जैसे कि एक तरह से डेवलपमेंट के नाम पर जंगलों को खत्म करके वहां पर बड़े बड़े उद्योग बनाए जा रहे हैं। प्राचीन वंशावली क्या है, जीनोम का जब अध्ययन किया तो ये देखा गया कि भारतीय भेड़िया जो है दुनिया का सबसे पुराना जीवित वुल्फ वंशावली है और ग्रे वुल्फ के लगभग 1,10,000 साल पहले अलग हुआ था ये, और अफ्रीकी वुल्फ के करीब है। मानव आगमन से जो पहला भारतीय उपमहाद्वीप था उसमें ये विकसित हुआ था। नई प्रजाति बनने की प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहले तो IUCN के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। जो अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट है उसमें कैनिड विशेषज्ञों ने भारतीय भेड़िए को कैनिस इंडिका या फिर इस तरह के नाम से एक अलग प्रजाति का सुझाव दिया कि इसको एक इस प्रजाति के नाम से जाना जाए। इसके बाद जो वर्तमान में हम देखते हैं कैनिस जीन्स में 7 प्रजातियां, जैसे कि ग्रे वुल्फ, कोयोत, गोल्डन जैकल, तो इसका संरक्षण जो है प्राथमिकता बढ़ेगी। वैज्ञानिक आधार, यानी कि जो वैज्ञानिक है साइंटिस्ट उनके द्वारा इसकी पूरी जांच की जाती है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो वैज्ञानिक बिलाल हबीब क्या कहते हैं, ये जो प्रजाति भारत में पाई गई संरक्षित क्षेत्रों के बाहर रहती है, इसलिए तत्काल नीति और प्रबंधन की योजना जरूरी है। इसका प्रभाव क्या होगा, अगर इसको अलग प्रजाति का दर्जा मिलता है तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत पहले से सख्त सुरक्षा मिलेगी, लेकिन ये वैश्विक फंडिंग और अनुसंधान को भी बढ़ाएगा। अब देखिए भारतीय भेड़िए का अगर हम इतिहास की बात करें तो सबसे पहले प्राचीन काल में जो हम भारतीय उपमहाद्वीप देखते हैं वहां पर ये खुले जंगलों में हजारों सालों से रह रहे हैं और करीब 1,10,000 साल पहले ये ग्रे वुल्फ से अलग हो चुका था। इसी तरह इनकी एक अलग प्रजाति का जन्म होता है। इसके बाद औपनिवेशिक काल, जब भारत में ब्रिटिश शासन था तो उसमें जो भेड़ियों को पशुधन के लिए खतरा माना गया, यानी कि भेड़ियों को फिर उनको हंटिंग नीतियाँ, यानी कि शिकार के लिए उनको इनाम दिया जाने लगा, क्योंकि ये ऐसा कहा जाता है कि भेड़िए जो हैं उन्होंने मनुष्य को काफ़ी नुकसान पहुँचाया और आगे भी पहुँचाते हैं। तो इसी दौरान कोई संरक्षण के प्रयास नहीं किए गए थे, भेड़ियों को हानिकारक माना जाता है, इसलिए उनका शिकार होता था। इसके बाद स्वतंत्रता मिलती है भारत, उसके बाद क्या होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है, जिसके तहत भारतीय जो भेड़िया उसको शेड्यूल 1 के तहत उच्चतम स्तर की सुरक्षा दी जाती है। 1980 के दशक में इसी दौर में भेड़िए का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हुआ। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के तहत भारतीय भेड़िए के व्यवहार, आवास, जनसंख्या पर अनुसंधान यानी कि शोध किया गया। हालांकि बाघ, अन्य स्तनधारी जो जानवर थे उन पर अधिक ध्यान होने से भेड़िए को प्रायोरिटी कम मिली है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसको संरक्षण दिया गया। अब इसकी आवास की चुनौतियां थी, क्योंकि ये खुले आवास जो खुले घास भूमियां थी और उसके साथ ही कृषि क्षेत्रों में रहता है। सिर्फ 12.4% इसका आवास जो संरक्षित क्षेत्रों में आता है, जिसको संरक्षण को और जटिल बनाया गया। फिर 1990 के दशक में अनुसंधान जागरूकता लोगों के बीच फैलाई जाती है कि ये जो मतलब भेड़िया इनको संरक्षण की जरूरत है। इसमें इस दौरान गैर कानूनी संगठन, NGO और ग्रामीण समुदायों में जो जागरूकता कार्यक्रम शुरू हुए, पशुधन बीमा योजनाएं की गई और मानव वन्य जीव संघर्ष को कम किया गया। अब 21वीं सदी में प्रगति और चुनौतियां क्या है। 2000 से लेकर 2010 के बीच, यानी कि 10 सालों में भारतीय भेड़िए की जो जनसंख्या 2 से 3 हजार के बीच रही है, लेकिन आवास की हानि, जिससे कृषि विस्तार हुआ, शहरीकरण हुआ, सड़क दुर्घटनाओं से इनका खतरा बढ़ गया। IUCN ने इसे 2004 में संवेदनशील श्रेणी में रखा, यानी कि इस भारतीय भेड़िए को वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया।
इसके साथ 2010 से 20 के बीच जो जीनोम सीक्वेंसिंग है और आधुनिक तकनीकों के कारण भारतीय भेड़ी की सबसे प्राचीन उत्पत्ति की तरफ यानी कि ध्यान दिया गया। इसके साथ ही 2022 में पूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग ने इसे अलग प्रजाति मानने का एक वैज्ञानिक आधार मजबूत किया। इसके साथ ही वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है और उसके साथ ही और संस्थान जो हैं उनके लिए गलियारा संरक्षण यानी कि कॉरिडोर कंजर्वेशन, घास भूमि प्रबंधन की वकालत यानी कि घास भूमि प्रबंधन की बात की गई। हाल ही के जो घटनाक्रम है इसमें IUCN का मूल्यांकन हुआ, उत्तर प्रदेश में संघर्ष हुआ। इसके बाद संरक्षण के प्रयास किए गए। जो अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जैसे जो संगठन है उन्होंने घास भूमियों को संरक्षण समुदाय आधारित संरक्षण मॉडल पर ध्यान दिया है कि अब इन प्रजातियों को संरक्षण देना और जरूरी है। वर्तमान में क्या है, जनसंख्या बहुत कम रह चुकी है भारत में। नीतिगत समर्थन की बात की जा रही है। विश्व और राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण की प्राथमिकता बढ़ाने की बात हो रही है। भारत सरकार और उसके साथ ही राज्य वन विभागों ने भी घास भूमि संरक्षण वन्य जीवी गलियारों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इसमें चुनौतियां क्या है, मानव वन्य जीवी संघर्ष होते रहते हैं, सीमित संरक्षित क्षेत्र है, सामाजिक जागरूकता की कमी है। इसके साथ ही भविष्य के कदम क्या हो सकते हैं कि जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स वगैरह साइंटिस्ट हैं, घास भूमियों को संरक्षित क्षेत्र में शामिल करने, पशुधन हानि के लिए मुआवजा योजना की मजबूत करने के लिए या फिर स्थानीय समुदायों के संरक्षण की सलाह देते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये प्री 2019 में क्वेश्चन आया था विथ रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड एनिमल्स इन जनरल एंड आर प्रोटेक्टेड अंडर प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, Schedule 1 and Part 2 of the Schedule 2 list species which are absolutely protected। तो इसमें दोनों ही करेक्ट है, पहला और दूसरा। 2020 में क्वेश्चन था ये, अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। कौन सा हंटेड नहीं किया गया था? ब्लू व्हेल, ग्रे वॉल्फ, इसके साथ ही घड़ियाल। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। सभी शेड्यूल 1 में इसको वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया, संरक्षित, इसीलिए इन पर शिकार जो है प्रतिबंधित है। 2022 में क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ कंजर्वेशन एरिया। इट इज अ बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज अ होम टू द ग्रेट इंडियन बस्टेड, इट इज नोन फॉर द चंबल रिवर। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो ये डेजर्ट नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है जहां पर भेड़िए पाए जाते हैं। तो इसमें दूसरा और तीसरा करेक्ट है, यानी कि इट इज अ होम, ये जो है कंजर्वेशन जो एरिया उसके बारे में है कि इट इज अ होम टू द ग्रेट इंडियन बस्टेड का होम है ये। अब इसके साथ हमारा ये जो एडिटोरियल का सेशन है, अब देखिए एडिटोरियल किस बारे में है। एडिटोरियल इस बारे में है कि कैसे इंडिया और तालिबान के रिलेशन चेंज हो रहे हैं, यानी कि संबंध कैसे बदल रहे हैं। तो अब अगर हम बात करें इनके संबंधों के बारे में, तो जैसे हम देखते हैं पहले जो भारत और तालिबान के संबंध थे इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आज के समय में जो संबंध है इनके वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो मतलब बढ़ते मीन्स ऐसे कि संबंध इनके अच्छे हो रहे हैं। जैसे अभी मुत्तकी के द्वारा भारत का दौरा किया गया है, तो अब इसमें एडिटोरियल में क्या कहा जाता है, तो ये एडिटोरियल जो है सुहानी हैदर के द्वारा लिखा गया। उन्होंने कहा कि जो भारत सरकार है उन्होंने अफगानिस्तान के जो कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी उनकी यात्रा, उसके साथ तालिबान के जो नेता हैं उनसे उनका स्वागत किया है। अफगानिस्तान के लोगों तक पहुंच बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और ये जो यात्रा है अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो सीमा है उस पर हिंसक झड़पों के समय शुरू होती है। जब भारत में तालिबान के जो मंत्री हैं नेता उनकी यहाँ पर एंट्री होती है, यानी कि यहाँ पर यात्रा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। अब इसमें पहला उन्होंने पॉइंट रखा है कि हाउ द इंडिया ग्रोन लिंक्स विद द तालिबान से उनके जो लिंक है, यानी कि भारत ने तालिबान के साथ अपने संबंध कैसे मजबूत किए। तो अब देखिए अगर हम बात करें काफ़ी लंबे सालों की, वर्षों तक तालिबान के साथ बातचीत में बहुत कम मतलब गतिविधियां मानी गई। सरकार ने हाल ही के जो अभी महीने वहाँ पर अफगानिस्तान पर नियंत्रण रखने वाले समूह के साथ संबंध बनाने के बहुत प्रयास किए।
इसी साल जनवरी में विदेश सचिव जो थे विक्रम मिस्री भारत के, वो गए थे दुबई में श्री मुत्तकी से मुलाकात करने और उनका जो पहला संपर्क स्थापित हुआ। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की बातचीत हुई। 16 मई को फिर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के साथ खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं मुत्तकी, उन्होंने कॉल पर बात की और पहलगाम आतंकी हमले पर अफगानिस्तान का जो समर्थन था उसकी संवेदना के लिए धन्यवाद किया। अफगानिस्तान भारत को सपोर्ट कर रहा था उस समय पर, सपोर्ट ऐसे कि मतलब कि उन्होंने कहा था कि जो ये जो किया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद अगस्त में फिर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संपर्क स्थापित करके तालिबान के जो विदेश मंत्री है उनको भारत की यात्रा के लिए अनुमति दी, यानी कि अनुमति मांगी कि आप भारत की यात्रा करेंगे। श्री मुत्तकी जनवरी 2001 से जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है वहां पर जो प्रतिबंध सूची में थे, यानी कि उन पर प्रतिबंध लगाया गया 2001 से जनवरी से लेकर। अब देखिए इसके बाद यानी कि प्रतिबंध सूची में, और फिर अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए छूट की आवश्यकता है। अब देखिए फिर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जो यात्रा की छूट मिली, ये जो उनकी मतलब रिक्वेस्ट थी इसको डिनाइड कर दिया गया था, बट जब रिक्वेस्ट थी इसको फिर दोबारा कुछ महीनों बाद रिपीट किया गया और इसी समय उन्हें फिर अलाउ हो जाता है 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक कि आप मतलब यात्रा कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जो मतलब कि इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान है, यानी कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, उसको मान्यता नहीं देता। भारत इस चीज़ को मान्यता बिल्कुल नहीं देता। ये हालांकि तालिबान का एक तरह से संगठन है। इसके साथ 2021 में काबुल पर कब्जा करने वाले जो तालिबान है उन्होंने इसका नाम बदल दिया था। फिर भी जो एस जयशंकर थे उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल के साथ मुत्तकी से मुलाकात की और आधिकारिक स्थल जो हैदराबाद हाउस है उन पर प्रतिनिधि मंडल की सत्र की जो बैठकें की गई हैं, यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर न्यू दिल्ली में जो 10 अक्टूबर को उनको मीटिंग हुई, ये उस तब की पिक्चर है। अब देखिए तालिबान के साथ जो संबंध है, यानी कि व्हाट ट्रांसपीड ड्यूरिंग द टॉक्स, यानी कि वार्ता के दौरान क्या बातचीत हुई। अब देखिए वार्ता के दौरान जो एस जयशंकर है उन्होंने क्या कहा कि काबुल स्थित अपने जो तकनीकी मिशन दूतावास जो है वहाँ पर एम्बेसी है, तो उसमें उसको उन्नत करने में कि भारत की जो योजना की घोषणा की कि हम उसको डेवलप कर रहे हैं और जल्द ही वहाँ के जो राजनयिक हैं उनकी नियुक्ति की भी उम्मीद की जा रही है, यानी कि डिप्लोमेट्स वहाँ पर अपॉइंट किए जा सकते हैं। उन्होंने अफगानिस्तान को दान की जा रही जो 20 एम्बुलेंस की चाबियां भी सौंपी थी। आपने देखा ही होगा जब भारत में भी एक तरह से फ्लड आ रहे थे तो तब अफगानिस्तान में एक वहाँ पर भूकंप अर्थक्वेक आया था, तो भारत की तरफ से वहाँ पर बहुत सारे ट्रक जो है हेल्प के लिए भेजे गए थे। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य और उनके साथ जो मानवीय सहायता का वादा किया गया, इसके साथ ही अपनी तरफ से जो अफगान का जो पक्ष है उन्होंने उनके क्षेत्र में जो आतंकवाद की निंदा है उसमें भारत का साथ दिया, प्रतिबद्धता जताई कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी समूहों के लिए नहीं होगा। उन्होंने कहा, तालिबान ने कहा है कि जो अफगानिस्तान की धरती उस पर भारत विरोधी कोई भी एक्टिविटी नहीं की जाएगी। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि 2022 में जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जो थे पूर्वी अफगानिस्तान प्रांतों में शिविर बनाए गए थे, यानी कि वहाँ पर कैंप बनाए गए थे इनके। अब देखिए इसमें और क्या है, वाई हैज़ कोऑपरेशन बीन एनहांस्ड, अब क्यों बढ़ाया जा रहा है ये जो सहयोग है। अब देखिए ये सहयोग आखिर क्यों बढ़ रहा है, तो इसमें वो क्या कहते हैं कि जो लगातार झड़पों से मतलब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लड़ाई हो रही है, अब अफगानिस्तान जो है वो भारत की तरफ झुकाव बढ़ा रहा है और जो भारत है वो अफगानिस्तान की तरफ अपना झुकाव बढ़ा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो एक तरह से वहाँ की जो क्षेत्रीय आतंकवाद है उसको ख़त्म करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो आपने देखा होगा पहला कारण तो उन्होंने ये चीज़ कही है कि जो भारत यानी कि अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान जो है उनके संबंध अच्छे नहीं है। इट मीन्स भारत जो है वो पाकिस्तान जो भारत का दुश्मन पाकिस्तान भी है और उसके साथ अफगानिस्तान का दुश्मन भी पाकिस्तान है। तो अब देखिए दुश्मन दोस्त होते तो एक ये नीति अपनाई जा रही है। इसके साथ ही और क्या कहा जा रहा है, उन्होंने दूसरा कारण ये बताया कि व्यापार के लिए जो संपर्क है वो बंद है क्योंकि भूमि मार्ग बंद है। पाकिस्तान की जो व्यापार की अनुमति से इनकार करता है, यानी कि पाकिस्तान
व्यापार नहीं करने दे रहा भारत को अफगानिस्तान के साथ। तो इसमें अलग अलग रीज़न बताए जा रहे हैं। तो इसी कारण उन्होंने कहा है कि मतलब कि हम जो है अपने संबंध जो है भारत के साथ बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि अब उनके साथ जो भी व्यापार वगैरह वो सभी जो है बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईरान का जो चाबहार पोर्ट है ये डेवलप्ड, यानी कि इंडिया के द्वारा एक ऑल्टरनेटिव रूट है जो डेवलप किया जा रहा है। अब अगर हम इसमें देखें कि इंडिया जो है वो तालिबान को रिकॉग्नाइज करता है या फिर नहीं करता है, इसमें देखिए जो भारत है वो पूरी तरह से तालिबान को मान्यता नहीं देता है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान समर्थित था और अफगानिस्तान की जो ज़मीन का इस्तेमाल करता था भारत विरोधी आतंकवाद के लिए। 2001 के बाद अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद तालिबान हटने पर भारत ने अफगानिस्तान के साथ संबंध मजबूत बनाए। भारत ने $3 अरब से अधिक निवेश किया वहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवीय सहायता में, और काबुल में फिर दूतावास खोला गया। अब उसको अपग्रेड करने की बात हो रही है। 2021 में संकट आता है, यानी कि तालिबान की वापसी पर भारत ने दूतावास बंद कर दिया लेकिन मानवीय सहायता को जारी रखा। हालिया अभी के जो बदलाव है, नवंबर 2024 में तालिबान ने जो मुंबई में कार्यवाहक काउंसिल यानी कि इकरामुद्दीन कामिल नियुक्त किया है, वहां पर अपना एक अधिकारी भारतीय राजनयिकों में यानी कि डिप्लोमेट्स ने काबुल में तालिबान के जो कार्यवाहक रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब है उनसे मुलाकात की। जनवरी 2025 में अभी मुलाकात हुई विक्रम मिस्री की, हमने अभी पीछे देख लिया था। अब इस अगर हम बात करें अक्टूबर 2025 के, तो मुत्तकी अभी भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। तो भारत ने काबुल में अपनी तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास में अपग्रेड करने की घोषणा कर दी। एम्बुलेंस और उनको मशीनें वगैरह, इसके साथ ही भोजन स्वास्थ्य की सहायता दी गई और वीज़ा आसान किए गए, प्रत्यक्ष उड़ानें शुरू की गई। तो वार्ता के दौरान जो सब बातचीत हुई हमने अभी कर लिया। इसके अब देखिए कारण क्या है, यानी कि जो है पाकिस्तान एक तरह से जो भारत है वो अफगानिस्तान के तालिबान को मान्यता क्यों नहीं देता। तो सबसे पहले क्षेत्रीय भू राजनीति है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो संबंध बिगड़ने से भारत को मौका मिला है, और तालिबान ने जो TTP यानी कि पाकिस्तान तालिबान है जैसे समूहों को शरण देने का आरोप झेला है, जबकि भारत ने पाकिस्तान के हमलों की निंदा भी की है। आर्थिक हित, इसके साथ ही यानी कि तालिबान जो पश्चिमी सहायता घटने से भारत जैसी जो साझेदारी चाहता है, यानी कि भारत जो है अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान के जो तालिबान है उसके साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। आर्थिक हिताते, सुरक्षा की चिंताएं, जो अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल भारतीय विरोधी गतिविधियों के लिए करने की मांग की। तालिबान ने वादा भी किया है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसके साथ चीन का मुकाबला करना, यानी कि चीन ने तालिबान को मान्यता दी है और परियोजनाएं शुरू की हैं। भारत अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। इसके साथ ही मानवीय और सॉफ्ट पावर क्या, भारत ने 1000 ICCR छात्रवृत्तियाँ, ITEC कार्यक्रम और जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है वहां पर सहायता दी है। अभी हमने जो पीछे देखा था। अब इसमें चुनौतियां क्या आते हैं, मान्यता ना देना, यानी कि भारत पूरी तरह से तालिबान को मान्यता नहीं देता है देगा जब तक कि महिलाएं जो हैं, अल्पसंख्यक के अधिकार और समावेशी सरकार वहां पर नहीं बन जाती। इसके साथ ही आपको पता ही होगा कि तालिबान जो है महिलाओं को मान्यता नहीं देता है। आतंकवाद का खतरा बना हुआ है अभी भी। इसके साथ ही मतलब संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अफगानिस्तान में आतंकवाद क्षेत्रीय असुरक्षा का कारण बनेगा। क्षेत्रीय संतुलन, भारत पाकिस्तान जो है तालिबान निकटता को भारतीय हस्तक्षेप मानता है। मानवीय मुद्दे कुछ हैं जैसे महिलाओं पर पाबंदियां, ये सब भारत के मूल्यों से टकराती, इसी वजह से तालिबान को हम मान्यता नहीं दे रहे। क्या भारत तालिबान को मान्यता देने की तैयारी कर रहा है? सबसे पहली बात है कि जुड़ाव बिना मान्यता, यानी कि एंगेजमेंट विदाउट रिकॉग्निशन। भारत ने 2021 में तालिबान जब सत्ता में आती है आने के बाद जुड़ाव बिना मान्यता की नीति अपनाई है। मतलब कि भारत तालिबान के साथ राजनीतिक, आर्थिक, मानवीय स्तर पर संपर्क बढ़ा रहा है, लेकिन उसको औपचारिक मान्यता नहीं दे रहा है। मान्यता न देने के कारण क्या है? सबसे पहले तो मानवाधिकार, समावेशिता, यानी कि विशेष रूप से जो महिलाएं, अल्पसंख्यक के अधिकारों पर पाबंदियां लगाई गई हैं, तो भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को ये खिलाफ है। दूसरा, आतंकवाद का खतरा। ऐसा कहा जा रहा है कि जो तालिबान है वो भारत के अगेंस्ट जो आतंकवाद जो गतिविधियों फैलाने के लिए उनको अपनी ज़मीन देता है। इसके साथ ही वैश्विक स्थिति, संयुक्त राष्ट्र और अधिक देशों ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है। भारत एक जिम्मेदार विश्व शक्ति के रूप में रहना चाहता है, स्थिर रहना चाहता है और वैश्विक सहमति के बिना एक तरफा मान्यता देने से बचता है।
क्षेत्रीय संतुलन बढ़ाने के लिए, अगर तालिबान के साथ जो औपचारिक मान्यता, पाकिस्तान के साथ फिर तनाव बढ़ जाएगा, जो पहले से ही भारत तालिबान की निकटता को हस्तक्षेप मानता है। अब देखिए मान्यता की संभावना, क्या मान्यता दी जा सकती है भारत के द्वारा? तालिबान समावेशी सरकार बनाए जिससे महिलाएं, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधि मिले, तो फिर हो सकता है भारत जो है वो तालिबान को मान्यता दे सकता है। आतंकवादी समूहों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जाए और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा ना हो। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि भारत के लिए अब कोई भी खतरा नहीं होगा। पूरे विश्व समुदाय में मान्यता के लिए व्यापक सहमति बन जाए, फिर उसके बाद भारत के द्वारा भी मान्यता दी जाएगी। अब इसमें क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पर ये GS2 यानी कि हमारे IR से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2024 में आया था। क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज इवॉल्विंग डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विद द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, हाईलाइटिंग देयर इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस इन रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। यानी कि भारत जो है उसका डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस कैसे हैं पूरे मध्य एशिया रिपब्लिक्स के साथ, तो उसको आपने हाईलाइट करना है। यानी कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आप पूरे मध्य एशिया के साथ जितने भी भारत के रिलेशन किस देश के साथ कैसे, वो आप दिखा सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे, विद रेफरेंस टू द इंडियन मैप द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इनमें से कौन से स्टेट में से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, इनमें से नहीं गुजरती है? राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, या फिर आप कल का सेशन देख सकते हैं। हम कल के सेशन में इसका आंसर लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का द हिंदू का पूरा सेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज थोड़ा लेट हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।